हेलो बच्चों, वेलकम टू आई स्मार्ट क्लासेस। तो हमारे हाइट एंड डिस्टेंस वाली एक्सरसाइज चल रही है, जिसका आज ये वीडियो पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट हम पहले से कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इनके बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा जो 8.1 एक्सरसाइज है उसके 2 क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए थे। अगर अभी तक आपने उस पार्ट को नहीं देखा तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3, जिसको हम ट्राई करते हैं। क्वेश्चन आपके लिखा हुआ है, ए 15 मीटर लॉन्ग लेडर टचेज द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल। इस चैप्टर में आपको मैंने पहले बताया कि आपके लिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंस रखेंगे। डायग्राम बन गया तो आपका क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो डायग्राम में जैसा जैसा बोला जा रहा है वैसा वैसा आपको बनाते चलना है। क्या कह रहा है कि ए 15 मीटर लॉन्ग लेडर। लेडर मीनिंग क्या होता है? लेडर मीनिंग होता है कि सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी जो घरों पे होती है, दीवार पे लगाई जाती है सीढ़ी, उसको बोलते हैं लेडर। तो जो 15 मीटर लॉन्ग लेडर टचेज द टॉप ऑफ ए वॉल, टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल। वर्टिकल मीनिंग मैंने बताया था। वर्टिकल मीनिंग क्या होता है? ये वर्टिकल सीधी होती है ना, वर्टिकल की मीनिंग ये वर्टिकल। अब ये कोई वर्टिकल वॉल है। अब इस वर्टिकल वॉल पे एक कोई लेडर है। अब लेडर होती है वो कैसी होती है? ऐसे तिरछी होती है ना। ये लेडर में जैसे हम बना दिया, ये लेडर, ये लेडर, ठीक है। ये लेडर मैंने बना दी और नीचे क्या हो जाएगा? अपने ग्राउंड हो जाएगा। ये नीचे हो गया हमारा ग्राउंड, ठीक। ये हो गई वॉल, ये हो गई लेडर और ये हो गया हमारा ग्राउंड। ये डायग्राम हमारा बन गया, ठीक है। आगे क्या कहता है? इफ़ दिस लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल। देखो बच्चों, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या करते हैं कि क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, जो लेडर होती है वो वॉल के साथ में, यानी वॉल के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 60 डिग्री का। अब 60 डिग्री एंगल ये नहीं होगा। अब वॉल कौन सी है? वॉल तो ये है। तो ये जो लेडर है वॉल के साथ में एंगल बना रही है। कितने डिग्री का बना रही है? 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री, ठीक है। अब आपको पूछता है कि तो बताइए हाइट ऑफ द वॉल इज, वॉल की हाइट क्या होगी? अच्छा, और हमको कुछ दे रखा है क्या? ये लेडर की हमको डिस्टेंस दे रखी है, कितनी लॉन्ग है? 15 मीटर। तो लेडर तो हमारी ये है, ये दे रखा है 15 मीटर। ये 15 मीटर, 15 मीटर क्या है? लेडर की इसकी लेंथ है, ठीक है। तो अब हमको क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपको क्या दे रखा है? ये दे रखा है, इसको चाहे आप नाम दे दो। ये हो गया ए, ये बी और ये सी। ए सी की वैल्यू दे रखी है आपको। फाइंड करना है बी सी। हाइट तो यही होगी ना, हाइट पूछ रहा है आपको वॉल की, तो वॉल की हाइट यही है, यहाँ तक, ये यहाँ तक। तो इस वॉल की हमको हाइट बतानी है, इसको फाइंड करना हमको, यानी बी सी हमको निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं? मैंने बताया अगर आपको कोई भी 2 वैल्यू दे रखी हो तो हम 3rd वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ कौन कौन सी 2 वैल्यू दे रखी है? एंगल दे रखा है और ये दे रखा है, और ये क्या हुई आपको फाइंड करनी है, तीसरी चीज़ फाइंड करनी है। तो देखो बच्चों, इसमें देख क्या क्या रखा आपको। ये कौन सी साइड होगी? हाइपोटेनियस होगी, सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस, इसको एच बोल देता हूँ मैं, ये हाइपोटेनियस। ये क्या होगा बताओ? बेस होगा या परपेंडिकुलर होगा? बताओ। देखो इसमें 2 तरीके बच्चों, या तो आप सीधा क्या करो, इसको 60 माना तो इसके सामने वाली साइड कौन सी होगी? ये, और ये क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, और बची भी ये क्या हो जाएगी? बेस। बट अगर आप ऐसा नहीं लेना चाहते हो, आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते हो, तो आप ये ऐसा कर सकते हो। देखो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल कितना? 60 है। तो बताओ ये एंगल कितना होगा? पता है जो टोटल एंगल होता है सम वो कितना होता है? 180 होता है। अब 180 में से हमको ये पता चल गया कि ये दोनों कितने हैं? 150 हो रहा है। 90 और 60 को ऐड करो 150। तो अगर अपन 180 में से पूरे टोटल में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये आ जाएगा ना। तो कितना आएगा ये? तो 180 में से आप माइनस करो 150, तो कितना आएगा? 30 डिग्री। तो आप कह सकते हो ये कितना हो गया? 30 डिग्री। बस अब आपको ये एंगल मालूम चल गया, ये आपको साइड मालूम है, तो क्या ये अपन नहीं निकाल सकते? क्या निकाल सकते हैं। ये तो गया एच। अब आप इस एंगल को कंसीडर कर लो। अगर ये एंगल आप कंसीडर करते हो तो इसके फ्रंट वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर पी, और बची हुई साइड ये बी। तो अब आपको जो वैल्यू दे रखी है और जो फाइंड करनी है उनको लेकर चलना आपको। तो वैल्यू किसकी दे रखी है? एच की, और निकालने किसकी? पी की। तो ऐसा कौन सा रिलेशन है एच और पी के बीच में? एच और पी के बीच में ये रहा, पहला ही है ना। एच और पी के बीच में रिलेशन यही है।
तो ये कौन सा फॉर्मूला बनता है, साइन थीटा। तो इससे आपका फॉर्मूला क्या बन रहा है, इस वाले से देखो, साइन थीटा इज इक्वल क्या होता है, P अपॉन एच। थीटा हमको दे रखा है, थीटा यही कंसीडर कर रहे हैं हम, तो थीटा कितना होगा 30, ये साइन 30। P की वैल्यू तो हमको फाइंड करनी है, तो P हमको नहीं मालूम, तो P को एज इट इज रहने दो। H आपको दे रखा है, क्या दे रखा है 15 मीटर, ये 15 मीटर, ठीक है। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, टेबल आपको मालूम होना चाहिए। साइन 30 की वैल्यू होती है, कितनी होती है, 1/2 होती है साइन 30 की वैल्यू। ये कैसा आया, ये 6th वाले चैप्टर के अंदर, 6.5 चैप्टर के अंदर ही है ये। साइन 30 की वैल्यू लिख लो 1/2, ये 1/2, और इधर P 15 मीटर है ना, ठीक है। और ये अब आपको P की वैल्यू निकालनी है, क्या करेंगे, 15 को इधर लेकर जाओ, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15/2, ठीक है। तो अब 15/2 ये भी अपन के लेंथ किस में, मीटर में, तो ये मीटर लिख दो, ये मीटर, ये हमारा आ गया। और यही आपके ऑप्शन में, ऑप्शन कौन सा होगा इसका, आपका सी वाला, जो थर्ड वाला जो ऑप्शन है ना, वो करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया है ना, तो आंसर सी वाला आंसर सी होगा, है ना, आंसर सी करेक्ट होगा, ठीक है। आया समझ। देखो बच्चों, इसके बाद में 4th नंबर क्वेश्चन देखो, अगेन लैंग्वेज समझने की कोशिश करो। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 10 मीटर हाइट टावर, 10 मीटर हाइट टावर है, ये टावर बना दिया मैंने, ये टावर स्टेट बना रहे हैं, ऐसा तो ऐसा होगा, लेकिन अपन स्टेट बना रहे हैं टावर, है ना। कितने मीटर है, 10 मीटर हाइट, ये 10 मीटर हाइट। अब टावर होगा तो सीधा ही होगा ना, ऐसा आड़ा तो होगा नहीं टावर, तो 10 मीटर हाइट टावर बना दिया। अब क्या कहता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन एट ए पॉइंट ऑन द अर्थ इज 30 डिग्री। अब कहाँ से, टॉप से, टावर के टॉप से, ये टावर का टॉप होगा, इस टावर के टॉप से अर्थ की लैंड पे कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट से ये कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। बट ध्यान रखो बच्चों, यहाँ पे कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है, क्या नीचे से बनता है या ऊपर से बनता है, ऊपर से बनता है। ये कहाँ से बनता है बच्चों, ऊपर से, ये। तो क्या एंगल डिप्रेशन ये वाला होता है, क्या नहीं होता है। मैंने बताया चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, वो हमेशा किन किन के बीच में बनता है, एक तो लाइन ऑफ साइट और दूसरा हॉरिजेंटल लाइन, इन दोनों के बीच में बनता है। तो ये तो हो गई लाइन ऑफ साइट, और इसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन में हॉरिजेंटल लाइन कौन सी लेते हैं, ये वाली लेते हैं या फिर ये वाली लेते हैं, ये वाली लेते हैं बच्चों, है ना, बताया था ना मैंने ये। तो ये हॉरिजेंटल लाइन हो गई, ये लाइन ऑफ साइट होगी, और इसके बीच में जो एंगल बनेगा इसको क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा बच्चों। अच्छा मैंने थोड़ी टेढ़ी बना दी, ये अब सीधी है, ये सब स्ट्रेट है, तो इसको क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ठीक है। तो अब आपको क्या कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम बेस ऑफ ए टावर इज, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, पॉइंट तो यही है हमारा, इस पॉइंट से हमको डिस्टेंस मेजर करनी, कहाँ तक, बेस ऑफ ए टावर, टावर का बेस कौन सा होगा, नीचे ही होता है टावर का बेस, ये, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इसके बीच की डिस्टेंस, यानी ये वाली डिस्टेंस, ये हमको फाइंड करनी है। समझ में क्वेश्चन आया आपको, आया क्वेश्चन समझ में। देखो अब इसको करेंगे कैसे हम, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये भी हॉरिजेंटल लाइन है और ये भी हॉरिजेंटल लाइन, तो क्या ये दोनों लाइन पैरेलल होगी क्या एक दूसरे के, यस, ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो। और जब कभी भी 2 पैरेलल लाइन हो, जैसे ये 2 पैरेलल लाइन, और इसके बीच में अगर आप इसको इंटरसेक्ट करने वाली अगर कोई एक लाइन ड्रॉ करते हो, और इस लाइन के बीच में यहाँ पे जो एंगल बन रहे होते हैं, ये जो जेड शेप बन रही, देखो जेड शेप बनती है ना, तो जेड शेप के बीच में ये जो एंगल होते हैं, अल्टरनेट एंगल बोला जाता है इनको, ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यानी अगर ये 60 का एंगल है तो ये भी 60 का एंगल होगा। कब, जब 2 पैरेलल लाइन के बीच में एक इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ की जाती है,
तो इनके बीच में जो अल्टरनेट एंगल बनते हैं ये हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, तो क्यों ना यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी ऐसे ही रूल लगेगा, ये दोनों पैरेलल लाइन हुई, ये एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, अगर ये 30 हुआ तो ये भी क्या होगा 30, क्योंकि यहाँ पर देखो जेड शेप बन रही है ना जेड शेप, और जेड शेप में बनने वाले जो एंगल होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये 30 हुआ, ये भी 30 हुआ। अब देखो बच्चों, दो चीज़ें हमारे पास में है और तीसरी चीज़ फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो आसानी से कर सकते हैं। मैंने बताया अगर दो चीज़ आपके पास हो तो तीसरी चीज़ हम मालूम कर सकते हैं। तो एक एंगल दे रखा है, अब आपको क्या देखना है, कौन सी साइड दे रखी है, ये साइड दे रखी है, इसको क्या बोलेंगे, ये परपेंडिकुलर होगा या बेस होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हम एंगल इसको कंसीडर कर रहे हैं। इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, यानी पी आपको दे रखा 10 मीटर, और फाइंड क्या करना है, ये क्या होगा, बेस बी। तो आपको जो रिलेशन लेना ना, समझने की कोशिश करो, आपको जो रिलेशन लेना है उनके बीच में लेना है, एक तो जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है और एक जो आपको फाइंड करनी है, इन दोनों के बीच में रिलेशन देख लेना। जिसकी वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है यानी पी की वैल्यू दे रखी है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बी की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी पी और बी, इन दोनों के बीच में रिलेशन वाला फॉर्मूला देखना है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन वाला फॉर्मूला क्या बनेगा, पी और बी के बीच में, देखो पी और बी के बीच में कौन सा है, ये रहा, देखो पी और बी, ऐसे देखते हैं अपन, है ना। पी और बी को आप क्या लिखोगे, टेन थीटा, ये टेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, पी अपॉन बी, ठीक है। अब देखो थीटा की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, 30, पी की वैल्यू क्या हमको दे रखी है, 10, और फिर आपको बी की वैल्यू निकालनी है। तो बी की वैल्यू, बी को ऐसे एज इट इज रहने देना, इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश करना, मुझे पूरा भरोसा आप लोग कर लोगे। तो ये अब आपके लिए क्या होगा, होमवर्क हो गया, आगे आपको सोल्व करना है इसको। मेन इसका डायग्राम था जो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। तो अब आगे इसको आपको सोल्व करने की कोशिश करना, आप लोग कर लोगे। यहाँ पे 1030 की वैल्यू इंडेक्स से देखना, टेबल से, ठीक है। चलो अब आप इसको नोट कर लीजिए इन दोनों क्वेश्चन को। देखो बच्चों, इसके बाद में 5th नंबर क्वेश्चन है, इसके लैंग्वेज समझने की हम कोशिश करते हैं। देखें, ए ब्रिज अबाउ द रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द बैंक ऑफ द रिवर। ए ब्रिज अबाउ द रिवर के ऊपर एक ब्रिज है, ऊपर ही बनेगा, रिवर के नीचे तो बनेगा नहीं। तो ये रिवर मैंने बना देता हूँ, इधर बना लें, चलिए बनाते हैं। तो ये कोई रिवर है, ये रिवर, ठीक है, इसमें से क्या बहता है, वाटर फ्लो कर रहा है, ये पानी बह रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या बनाया जा रहा है, एक ब्रिज बनाया गया है। अब ये जो ब्रिज है ये बैंक ऑफ द रिवर का मतलब है कि इसके जो किनारे हैं, ये किनारे हैं ना, इन किनारों से कितने डिग्री एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। कौन बना रहा है, ब्रिज, यानी इसके ऊपर जो ब्रिज बनाया जा रहा है वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का। अब देखो 45 डिग्री कैसे बनेगा, अगर मैं ब्रिज अगर ऐसे बनाता हूँ, सपोज करते हैं, देखो यहाँ पर अगर मैंने ब्रिज अगर ऐसे बना दिया, जैसे ये बना दिया ब्रिज, अगर ब्रिज ये बनाता हूँ तो बताओ ये जो ब्रिज है ये बैंक के साथ में कितने डिग्री एंगल बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ये तो 90 डिग्री बना रहा है ना, बट ये 90 डिग्री बोल रहा है, ये तो बोल रहा है 45 डिग्री। तो इस केस में क्या करना है, हमको ऐसा बनाना है ब्रिज जो इससे 45 डिग्री एंगल बनाए। तो कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसे ही बनेगा ना, ये मैंने यहाँ पर बना दिया। चलो इसको मैं बना ही देता हूँ ब्रिज, ये बना दिया। देखो 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट भी नहीं लगा, 10 सेकंड में ब्रिज बना दिया हमने। तो अब ये जो ब्रिज है ये इस बैंक के साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री एंगल का। देखो रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, ये रिवर फ्लो कर रही है, ये ब्रिज बना रखा ऊपर 45 डिग्री का। आगे देखो क्या कहता है, इफ़ लेंथ ऑफ द ब्रिज अबाउट द रिवर इज़ 150 मीटर, यानी कि जो ब्रिज है इसकी लेंथ भी बता दी। लेंथ कितनी बता रहा है, 150 मीटर, यानी ये जो ब्रिज है ये इसकी लेंथ कितनी है, 150 मीटर है। तो ये 150 मीटर मैंने लिख दिया। अब आगे कहता है कि देन ब्रेड्थ ऑफ रिवर विल बी, ब्रेड्थ यानी कि मोटाई, कि जो ये रिवर फ्लो कर रही है इसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो चौड़ाई से मतलब यही है ना, ये चौड़ाई ये कितनी होगी, ये फाइंड करने के लिए कह रहा है आपको। तो इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊँ, इसके अलग से ट्रायंगल बनाऊँ इसका, तो कुछ ऐसा बनेगा ना। देखो ये कुछ ऐसा ही बन रहा है, ऐसा ही बन रहा है ना। इसको चलो मैं ए ले लेता हूँ, ये बी,
और ये सी, जिसके अंदर ये कितना दे रखा आपको 150 मीटर और ये एंगल दे रखा आपको 45 डिग्री, और आपको ये फाइंड करना है। कर सकते हैं क्या? देखो दो चीज़ें मिल गई आपको, तीसरी फाइंड करनी कर सकते हैं हम। अब हमको रिलेशन कौन से लेंगे, साइन लेंगे, कोस लेंगे या टेन लेंगे, नहीं पता चल रहा है। तो आपको ये देखना है कि आपको क्वेश्चन में दे क्या रखा है। क्या दे रखा है आपको? एंगल देख रहा है, अभी एंगल कंसिडर नहीं करेंगे। साइड देखो कौन सी साइड दे रखी, ये, इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस यानी एच। और एक तो अपन रिलेशन लेना है जो आपको दे रखा है, एच दे रखा है, और एक जो आपको फाइंड करनी है। फाइंड क्या करनी है आपको? यही फाइंड करनी ना। इसको क्या बोला जाएगा? एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर यानी पी। एच दे रखा है, पी दे रखा है, और सॉरी एच दे रखा है और पी फाइंड करना है, तो इन्हीं के बीच में रिलेशन लेंगे। तो ऐसा फॉर्मूला देखना है जिसके अंदर क्या आ रहा हो, एच और पी आ रहा हो। तो एच और पी किस में आ रहा है? देखो इसमें आ रहा है, एच और पी आ रहा है ना, तो एच पी यानी कि साइन थीटा। तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा? साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होगा पी अपॉन एच। ये पी अपॉन एच। देखो थीटा आपको मालूम है 45, पी आपको दे रखा है कितना, पी तो निकालना आपको, पी एच टी रखना, और एच आपको दे रखा है 150 मीटर, ये वहाँ पे 150 है। वैल्यू रखना, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आपको पी की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी। तो बच्चों ये वाला भी क्वेश्चन आपके लिए क्या हुआ? होमवर्क कर लोगे, बहुत सिंपल। अब तो बच्चा है कि ऐसा मेन डायग्राम है, डायग्राम आ गया तो क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा, ठीक है। या फिर मैं करवा दूँ इसको, चलो इसको मैं सोल्व करवा देता हूँ एक बार। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? थीटा की वैल्यू दे रखी है, चलो ये होमवर्क नहीं है आपके लिए। थीटा की वैल्यू दे रखी है 45 डिग्री, ये 45 लिख दिया। पी की वैल्यू फाइंड करनी है, एच टी रखो। एच की वैल्यू दे रखी है आपको, एच की वैल्यू ये लिख दिया 150 मीटर। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? टेबल से हमको मालूम है, साइन 45 की वैल्यू होती है, इधर लिख रहा हूँ मैं ना, ये साइड में 1/√2, 1/√2 लिख दिया। पी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और 150 ऐसे रखो। अब जिसकी भी वैल्यू फाइंड करनी होती है, जिस भी वेरिएबल की, उसको हम इक्वल के वन साइड रखते हैं। उसके अलावा जो भी आपके पास में वैल्यू होती है उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरी सेकंड साइड। तो आपको पहली पी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पी के अलावा जो भी वैल्यू उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर उधर ट्रांसफ़र कर दो। तो अपॉन की वैल्यू किधर जाएगी? तो क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। जो अपॉन में होती है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है, जो ऊपर होती है वो अपॉन में जाती है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो अब इधर क्या बचेगा? पी, ये इधर पी बचा, और ये इधर ऊपर आ गया तो क्या हो जाएगा? 150 और अपॉन में √2। क्या यहीं तक हो जाएगा? अब ये तो आपका ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर आगे कैसे कर सकते हैं? आगे ऐसे करना है आपको, देखो 150 है, 150 को क्या आप ब्रेक कर सकते हो? क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है 150 को? 75 × 2, क्योंकि 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा, और अपॉन में ये √2। अब भी आंसर नहीं आ रहा आपको। अब क्या करना है? ये अपन कोशिश करनी है कि अपॉन में अपन को रूट नहीं रखना है। तो अपॉन में रूट अगर आ जाता तो उसको कैसे हटाएं अपन? तो उसके ऊपर वाली वैल्यू को देखो, ऊपर 2 है, क्या 2 को कैसे लिखा जा सकता है बताओ? क्या 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 = √2 × √2, क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्योंकि जब आप इसको सोल्व करोगे, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 2, यानी कि √2 × √2 = 2। यानी कि जहाँ कहीं भी √2 × √2 उसकी जगह आप 2 लिख सकते हो, या फिर इसका उल्टा, जहाँ कहीं भी 2 होगा उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? √2 × √2। तो यहाँ पे 2 है तो इस 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? √2 × √2, और अपॉन में क्या है? √2। अब कैंसिल हो रहा है क्या? यस कैंसिल हो रहा है, √2 से √2 कैंसिल कर दो, बच्चा क्या है? 75 √ 2। अब तो आंसर आ गया आपका। अब देख लो, ये आपका ऑप्शन के अंदर आंसर होगा एक। देखो बच्चों, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखो। टॉप ऑफ 2 टावर्स ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 40 मीटर आर जॉइंड बाय ए वायर। कितने टावर है? 2 टावर है। दोनों की क्या हाइट क्या सेम है क्या? नहीं है, अलग अलग है। एक टावर की हाइट 20 मीटर है, एक की है 40 मीटर, यानी एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो मैं यहाँ पर 2 टावर बनाता हूँ, जैसे कि 1 टावर तो एक टावर तो ये हो गया, ठीक है, ये टावर। एक टावर ये है,
और एक दूसरा टावर और है, जो बड़े वाले टावर की हाइट कितनी है 20 मीटर, तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 20 मीटर। वैसे एक और टावर है जिसकी हाइट कितनी है 14 मीटर, तो एक मैं छोटा टावर और बना देता हूँ, ये बना दिया है ना, ये टावर, इसकी हाइट कितनी दे रखी है 14 मीटर। अब ये दो टावर ये अब हवा में तो रहेंगे नहीं कि भाई हवा में इनको लगा दिया, नहीं, ये कहाँ पे होंगे, लैंड पे होंगे। तो ये मैं यहाँ पे लैंड भी बना देता हूँ, ये हमारी लैंड हो गई, अर्थ हो गई। अर्थ पे 2 टावर है, एक की हाइट है 20 मीटर, एक की है 14 मीटर। और साथ में क्वेश्चन में क्या कहता है, आर जॉइंट बाय ए वायर। अब ये दोनों टावर के जो टॉप है ना, ये एक वायर से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड, वायर से। देखो लिख भी रखा है, टॉप ऑफ 2 टावर्स, यानी इन दोनों टावर का जो टॉप है ये दोनों एक वायर से कनेक्टेड है। तो ये वायर कुछ ऐसा होगा, ये वायर से कनेक्ट कर दिया। अब आगे क्या कहता है, इफ़ वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ हॉरिजेंटल लाइन। अब ये जो हॉरिजेंटल लाइन होगी इसके लिए कितनी होगी, हॉरिजेंटल लाइन यही होगी ना, ये हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन जो आडी होती है, सीधी होती है। तो इस हॉरिजेंटल लाइन के साथ में ये जो वायर है ये एंगल बना रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो एंगल यहीं पे होगा, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री बना रहा है। तो आगे कहता है कि देन लेंथ ऑफ वायर इज, तो बताओ इस वायर की लेंथ क्या होगी। बहुत ही ईजी है, देखो डायग्राम समझ में आया कि आपको, ये 2 बिल्डिंग हो गई, 2 टावर हो गया, बीच में एक वायर बना रखा है। अब ये वायर जो होता है हॉरिजेंटल लाइन के साथ में कितने डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। अब यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ नहीं है, बट हमको हमारे लिए अंडरस्टूड है कि जो हॉरिजेंटल लाइन हमेशा आडी होती है, तो मैंने यहाँ पर आडी बनाया और ये यहाँ पर 30 डिग्री एंगल यहाँ पर बना दिया इन दोनों के बीच में। अब आपको कह रहा है कि ये किसकी फाइंड करनी है, द लेंथ ऑफ द वायर, इस वायर की लेंथ फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, देखो बन रहा है ना, ट्राइंगल बन रहा है, ये आपको निकालना है, ये कौन सी साइड होगी, हाइपोटेनियस सबसे लंबी साइड यानी एच, ये एच आपको निकालना है, हाइपोटेनियस आपको निकालना है। और अपन को मालूम है कोई भी वैल्यू फाइंड करनी है तो अपन को कितनी वैल्यू चाहिए होती है, 2 वैल्यू। किसी भी ट्राइंगल में अगर आपके पास में 2 वैल्यू है तो आप 3rd वैल्यू को फाइंड कर लोगे। तो इसमें से क्या कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है आपको, देखो 1 वैल्यू तो दे रखी है आपको, एंगल दे रखा है 30 डिग्री। अब अपने पास में एक साइड और चाहिए, अगर एक वैल्यू और मिल जाए तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो कौन सी साइड हो सकती है, ये वाली साइड तो हम नहीं निकाल सकते क्योंकि ये अपन को दे ही नहीं रखी। क्या हम ये वाली साइड निकाल सकते हैं, क्या बताओ, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखो ये पूरे टावर की जो हाइट है ना बच्चों, ये कितनी है 20 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है 14 मीटर है। बच्चों ये 14 मीटर बताओ, तो ये भी 14 मीटर होगी ना, ये 14 मीटर है तो ये भी 14 मीटर होगी, दोनों इक्वल है। अब ये 14 मीटर है कहाँ तक, ये तक 14 मीटर है। 14 मीटर कहाँ तक है बच्चों, यहाँ तक है ना, ये यहाँ तक। अगर यहाँ ये 14 मीटर है तो बताओ ये कितनी होगी, निकाल लेंगे ना, क्या करेंगे 20 में से 14 को माइनस कर दो, ये बची वाली आ जाएगी, ये वाली। तो ये कितनी बन जाएगी अब 4 मीटर, कितनी बन जाएगी 4 नहीं, 20 में से 14 माइनस किया तो 6 मीटर। 6 मीटर कैसे आया, क्योंकि ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, आप मेरे को नाम देना चाहो दे सकते हो, ये ए दे दो, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। बी ई की वैल्यू पूरी 20 मीटर है, जिसमें ये अगर बी सी 14 है तो ये कितनी होगी 20 में माइनस कर देंगे। तो अब देखो ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल बन रहा है यानी डी सी ई, इसमें आपको एच फाइंड करना है। ये वैल्यू दे रखी है, किसकी दे रखी है, पी की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड है, पी की दे रखी है। और मालूम है जो वैल्यू दे रखी हो और जो फाइंड करनी हो उन दोनों के बीच में रिलेशन देखना है, यानी पी और एच। पी और एच वाला कौन सा लग रहा है, साइन थीटा वाला। साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगाना है, साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, और पी की वैल्यू आपको दे रखी है 6 और एच की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल है, कोशिश करना आप लोग कर लोगे ये वाला फॉर्मूला। साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, पी की वैल्यू आपको दे रखी है, एच की वैल्यू फाइंड करनी है, थीटा की वैल्यू दे रखी है, और फिर साइन थीटा साइन 30 की वैल्यू रखना, कोशिश करना आप लोग कर लोगे। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट था जो कि आपको समझना जरूरी था, तो ये डायग्राम आप बनाओ, ये क्वेश्चन वगैरह आप कर लो, इन दोनों को आप नोट कर लो। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है ना, यानी अब तक कितने क्वेश्चन होमवर्क हो गए, 2 क्वेश्चन होमवर्क हो गए, ध्यान रखना। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन मैंने जो आपको होमवर्क दिया था करने के लिए,
पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही थी इसमें बच्चों को। कोई बात नहीं, देखो समझने की कोशिश करो, आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, अब तो आप लोग कर लोगे। ए टावर इज़ वर्टिकली प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है, ये रहा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। इस पे क्या कर रहा है, एक वर्टिकल टावर। अब टावर वर्टिकल मतलब कि ये लाइन, तो ये टावर की मैंने ये बना दिया वर्टिकल टावर, ये रहा वर्टिकल टावर, ठीक है। आगे क्या कहता है, इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 30 डिग्री। अब सन है, सन सपोज करते हैं यहाँ पर अपन, है ना, सन को अपन इधर ही लेना, बिल्डिंग के ऊपर है ना, बिल्डिंग के जस्ट ऊपर लेना अपन को। तो अब इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 30 डिग्री, यहाँ पर अगर सन है तो इस सन के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना लिया अपन यहाँ से, ये कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट, इससे एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। आगे क्या कहता है, एंड लेंथ ऑफ शेडो ऑफ टावर इज 45 मीटर। अगर सन यहाँ पे है तो इसकी शेडो कहाँ तक बनेगी, यहाँ तक बनेगी ना, ये टावर है, टावर की शेडो नीचे लैंड पे तो बनेगी, अर्थ पे बनेगी। तो यहाँ पे जो शेडो बन रही है इसकी इन्होंने दे रखी है, लेंथ दे रखी है, कितनी दे रखी है 45 मीटर, 45 मीटर, यानी ये शेडो की लेंथ दे दी आपको, ये आपको एंगल दे दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये टावर की हाइट निकालनी है। इसको ए मान लो, इसको बी, इसको सी। अब आपको ये क्या होगा आपके लिए, चलो इसके ये आपको फाइंड करनी है, ये क्या होगी एंगल के सामने वाली साइड पी, परपेंडिकुलर पी की वैल्यू निकालनी है, और ये हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट, और ये बची हुई ये क्या होगी बी बेस। तो एंगल दे रखा है, जो वैल्यू दे रखी है और जो फाइंड करनी है, इन दोनों के बीच में रिलेशन ले लो, बी और पी वाला रिलेशन। बी और पी कौन सा, ये रहा पी और बी, टेन थीटा, तो लिख दो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 30, ये 30 डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं इस बार, है ना। और पी वैल्यू फाइंड करनी है अपन को, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, टेन 30 की वैल्यू लिख दूँ मैं सीधी, टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ये आपको याद रखनी है, पी की वैल्यू फाइंड करनी है और बी की वैल्यू दे रखी है अपन को 45। अब इस 45 को इधर लेकर आ जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसी को एक साइड रखते हैं, बाकी जो भी वैल्यू होती है उसको अपन ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये 45 अपॉन में तो किससे आकर मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 1 साइड तो क्या बच जाएगा सिर्फ पी, ये पी साइड लिख दिया, और 45 ऊपर आ जाएगा, तो ये 45 और अपॉन में √3। और मैंने बताया कोशिश करनी है कि अपॉन में अपन को रूट की वैल्यू नहीं रखनी है, तो इसको हटाना है। तो अपन क्या करें, इसको कैसे हटा सकते हैं, जब ऊपर 3 हो, या तो ऊपर 3 हो या √3 हो, तब हम कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या 45 में से हम 3 निकाल सकते हैं क्या बाहर, इसको ऐसे फ्रैक्शन करो 45 से जिससे में आपके 3 भी आ जाए। तो 3 कब आ सकते हैं, जब मैं इसको ऐसा लिखूं, आगे अगर इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 45 को 15 × 3 √3, क्योंकि 15 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 45 पे आएगा। अब इस 3 को क्या लिखा जा सकता है, अभी बताया था जस्ट पहले, 3 को लिखा जा सकता है √3 × √3, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3 ही आएगा, और अपॉन में पहले से हमारे पास में √3। तो देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास में 15 √3। देखो कितना इजी था, और यही आपका आंसर है ना। देखो बच्चों, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। ये भी मैंने आपको होमवर्क दिया था और ये अभी भी आपके लिए होमवर्क ही होगा। हाँ, इसमें देखो एक जगह आपको दिक्कत आ सकती है, तो दिक्कत में आपकी जो प्रॉब्लम है उसको अभी क्लियर कर लेता हूँ। देखो, जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, अगर नहीं किया तो अब ट्राई करना, जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है। अब जिनसे भी नहीं हुआ तो आप एक बार वापस ट्राई करना, अब कर लोगे, क्योंकि अपने इतने सारे क्वेश्चन किए ना, अब आपके लिए ईजी होगा ये क्वेश्चन करना। तो अब आपको प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है इस क्वेश्चन में, जब इस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे ना, तो इस 14 नंबर के क्वेश्चन में इसकी जो वैल्यू आ रही होगी वहाँ पे 100/√3 आ रही होगी आपके, ठीक है। बट जब आप इसका आंसर चेक करोगे तो आंसर में तो 100/√3 है ही नहीं, तो फिर आपके आंसर पॉइंटों में आ रहा है। तो पॉइंटों में यहाँ पर इसका आंसर कैसा आएगा, आपको क्या करना होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है जो 14 नंबर का, जैसा आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है,
अगर एज इट इज अगर आपका क्वेश्चन आता है, अगर आप 100/√3 लिखते हो तब भी आपका आंसर राइट है, ठीक है। बट अब आपकी बुक में से इन्होंने क्या किया, आगे सोल्व करके क्या कर दिया, ये जो √3 है ना बच्चों, इस √3 की वैल्यू रख दी। देखो आपको या तो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, देखो जब भी √2 √3 या तो आपको क्वेश्चन के अंदर ही दे रखी होगी √3 की और √2 की और √3 की, इन दोनों की वैल्यू आपको दे रखी होगी। √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.4141 और √3 की होती है 1.732, यानी कि जहाँ कहीं भी √3 है उसकी जगह लिखा जा सकता है 1.732। तो इस √3 की जगह आप लिखोगे 1.732 और जब आप इसका डिवाइड करोगे इसमें तो वही आपका आंसर होगा, ठीक है। उससे फिर आपका आंसर आ जाएगा आपको। तो अब आपके दिमाग में आ जाएगा क्या सर हम यहाँ तक करते हैं तब भी सही है क्या। देखो बच्चों, आप यहाँ तक करके तब छोड़ सकते हो जब आपको क्वेश्चन के अंदर √3 की वैल्यू नहीं दे रखी हो। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि √3 ब्रैकेट में दे दिया जाता है अलग से, अगर क्वेश्चन में आपके एग्जाम के अंदर भी अगर ब्रैकेट के अंदर लिख रखा है √3 = 1.732, फिर आपको यहाँ पर √3 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, फिर हमको यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे किसी किसी क्वेश्चन में √2 की वैल्यू भी दे रखी होती है, तो अगर √2 की वैल्यू दे रखी होगी तो उस क्वेश्चन में जहाँ पर भी जब आप सोल्व कर रहे होगे जहाँ पर भी √2 आ रहा होगा तो वहाँ पर उसकी वैल्यू रख दी जाएगी 1.4141, फिर आप डिवाइड करके उसको सोल्व करोगे। अगर नहीं दे रखी क्वेश्चन में तो आपको वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ तक करोगे तब भी आपका आंसर सही होगा। तो ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। तो अब आपको इस क्वेश्चन को वापस ट्राई करना आप लोगों से हो जाएगा। तो अब हमारे जो क्वेश्चन होमवर्क कितने क्वेश्चन हो गए 3 क्वेश्चन। आज के लिए अपन इतना ही करें। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करो और आप कमेंट करके भी बताओ। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो आप यहाँ पर हमारे इस चैनल पर सब्सक्राइब करके हमको बता सकते हो, कोई भी आपका सजेशन है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तब भी आप हमको कमेंट करके हमको बता सकते हो। तो ओके, बाय एंड टेक केयर।